So welcome back students. Let us start with our new section, that is protozoology. Protozoology में we will study about protozoa. हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में कि पैरास्टोलॉजी के अंदर जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट MBBS के लिए या BDS के लिए सबके लिए जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हम लेंगे यहाँ पे. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू प्रोटोजोआ. ये प्रोटोजोआ क्या होता है और उसकी क्या डेफिनेशन है और उसके क्या जनरल फीचर्स हैं. तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन कि प्रोटोजोआ को कैसे क्लासिफाई किया गया है, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को इन द एंड. सो जनरल फीचर्स ऑफ प्रोटोजोआ कि प्रोटोजोआ जनरली दिखता कैसा है. द प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर. तो याद रखने वाली बात यह है कि जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है, वो पूरा सेल अपने सारे काम कर लेता है. यूकैरियोटिक सेल. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होती है कि जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, दे आर नॉट यूकैरियोटिक. यहाँ पे जो प्रोटोजोआ होता है वो एक सेल तो होता है बट दैट सेल इज यूकैरियोटिक होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है और जो यूकैरियोट्स की तरह उसके अंदर सारे आपके ऑर्गेनील्स होते हैं. दैट परफॉर्म ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी कि जो प्रोटोजोआ है सिंगल सेल से बना हुआ होता है. ये बात ध्यान में रखनी है आपको. और जो बाकी हम आगे पैरासाइट्स पढ़ेंगे वो बड़े पैरासाइट्स होंगे. मोर देन 2 लाख प्रोटोजोआ आर नेम्ड but only about 70 species belonging to nearly 30 genera infect human beings. तो करीब करीब आपको 2 लाख से भी ज़्यादा प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग जानते हैं, पर अगर हम ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने वाले देखें तो 30 जनरा हैं जो कि इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमंस को. मैनी ऑफ दीज प्रोटोजोआ, oh no, 1 minute, I'll go little slow. Many of these protozoa they are relatively harmless. ठीक है, तो जिस तरह बैक्टीरिया और बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो हार्मलेस होते हैं या कभी कभी आपके लिए फ़ायदे के भी होते हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादातर जो ये 30 जनरा है इनमें से काफ़ी तो ऐसे हैं जो हार्मलेस होते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं प्रोटोजोआ जो कि आपको मलेरिया जैसे कुछ कुछ डिजीज़ेस कॉज कराते हैं. आपने ये सारे नाम सुने होंगे. मलेरिया है, कालाजार है, स्लीपिंग सिकनेस है, शागाज डिजीज़ है. तो ये सारे जो हैं और भी बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि डिजीज़ेस कॉज कराते हैं और उनके बारे में पढ़ना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. विद द एडवेंट ऑफ HIV एड्स, तो HIV के अंदर क्या होता है, जो बॉडी की फाइटिंग पावर है, जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और उसलिए काफ़ी सारे ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, यानी कि वो जो कि नॉर्मली हेल्दी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कोई डिजीज़ कॉज नहीं कराते, बट अगर HIV हो रखी होती है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाती है, क्रिप्टोस्पोरोडियोसिस हो जाती है. ये सारे ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो नॉर्मली हेल्दी में नहीं कराते हैं, बट अगर इम्यूनिटी लो हो किसी वजह से तो उस केस में फिर ये डिजीज़ कॉज करा देते हैं. इन जनरल प्रोटोजोआ दे आर प्लेस्ड बिटवीन, वेयर इज माई कर्सर लॉस्ट, यस इट इज़ हेयर. प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड हायर यूकैरियोट्स. तो जो प्रोटोजोआ होते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स में, और जो हायर यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनके बीच में हम इनको रखते हैं. लाइक बैक्टीरिया दे आर स्मॉल, सिंगल सेल 1 to 150 माइक्रोमीटर इन साइज, शॉर्ट जनरेशन टाइम यानी कि जल्दी से मल्टीप्लाई कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जल्दी जब मल्टीप्लाई कर जाएंगे ऑब्वियसली तो रिप्रोडक्शन रेट उनका ज़्यादा होगा. And they have a tendency to induce immunity to reinfection in those who survive. और जो जिनके अंदर ये रहते हैं
उनके अंदर इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। On the other hand, the protozoa are undoubtedly lower eukaryotes as they possess cellular organelles and have small similar metabolic pathway. तो जो प्रोटोजोआ होते हैं दे आर लोअर यूकैरियोट्स एज दे पजेस सेलुलर ऑर्गेनील्स, क्योंकि इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनील्स होते हैं और इनके अंदर कुछ कुछ मेटाबॉलिक पाथवे वैसी ही होती हैं जैसी कि यूकैरियोट्स के अंदर होती हैं। ये तो चीज़ हो गई आपकी जनरल फीचर्स हो गए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स हैं और कुछ कुछ डिजीज़ेस कॉज करते हैं HIV वालों में, और जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनके अंदर वैसे नॉर्मली भी जो अपॉर्चुनिस्टिक प्रोटोजोआ होते हैं वो भी डिजीज़ कॉज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है प्रोटोजोआ का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो किस ग्रुप में आती है। तो ट्रेडिशनल 1980s क्लासिफिकेशन है एक, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन सिस्टमैटिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट। तो ये एक सोसाइटी है प्रोटोजोलॉजिस्ट की, और इन्होंने जो प्रोटोजोआ पैरासाइट्स थे उनको क्लासिफाई किया था। इसे इन्होंने टेबल 2.1 में दे रखा है। Though it satisfy the requirement of the protozoologist but could not meet some of the requirement of the medical parasitologist। तो यहाँ पे एक तो मेडिकल यानी कि जो डॉक्टर्स डील करते हैं पैरासाइट्स को, और एक नॉर्मली जो प्रोटोजोआ हर किसी में होता है, वो लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि वो सिर्फ ह्यूमंस में हो रहा है। तो उनकी जो क्लासिफिकेशन दोनों की कई बार टकरा जाती है और उन्हें इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं वो लोग। कमिंग टू द कॉर्लिस इंटरिम यूज़र फ्रेंडली क्लासिफिकेशन 1994। अब ये जो है ये एक क्लासिफिकेशन है, इसका नाम है कॉर्लिस क्लासिफिकेशन। कॉर्लिस प्रपोज्ड अ यूज़र फ्रेंडली क्लासिफिकेशन ट्राइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ प्रोटोजोलॉजिस्ट एंड मेडिकल पैरासिटोलॉजिस्ट। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग करते हैं इनकी जिससे कि प्रोटोजोलॉजिस्ट को भी फ़ायदा हो और आपके मेडिकल पैरासिटोलॉजिस्ट भी आराम से काम कर सकें। तो ही डिवाइडेड द लिविंग क्रीचर्स इनटू 6 किंगडम। इन्होंने क्या किया, इसको लिविंग क्रीचर्स को 6 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया, और उसमें यूनिसेलुलर पैरासाइट्स जनरली एक्सेप्टेड एज प्रोटोजोआ, they are categorized into 2 phylum, आर्कीजोआ एंड प्रोटोजोआ। तो इन्होंने यहाँ पे जो यूनिसेलुलर पैरासाइट्स थे, कॉर्लिस क्लासिफिकेशन जो 1994 में दिया गया, उसके अंदर जो यूनिसेलुलर पैरासाइट्स हैं उनको इन्होंने 2 फाइलम में डिवाइड किया पहले कि भाई ये यूनिसेलुलर हैं तो कुछ इसमें आएंगे और कुछ इसमें आएंगे। ठीक है, अब ये आपका क्लासिफिकेशन है। इसको मैं थोड़ा टर्न करने की कोशिश करती हूँ इस पेज को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सार्कोमेस्टिगोफोरा फाइलम है, ठीक है, और इसके अंदर आपका मेस्टिगोफोरा और सार्कोडीना। तो ये एक फाइलम है, और फाइलम में अमीबा और फ्लैजिलेट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी फाइलम जो है वो है एपिकॉम्प्लेक्सिया। फिर हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फाइलम्स हैं ये याद रखने हैं। सीलियोफोरा, जिसके अंदर जिन प्रोटोजोआ में सीलिया होते हैं, छोटे छोटे सीलिया होते हैं, उनकी ये 4 इम्पॉर्टेंट हमें अपनी क्लास जो फाइलम है वो याद रखनी है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फाइलम है। 1980s क्लासिफिकेशन जो प्रोटोजोआ का था उसके अकॉर्डिंग इसमें ये चलती हैं और आज भी हम लोग इसको फॉलो करते हैं कई बार। सार्कोमेस्टिगोफोरा के अंदर जो इम्पॉर्टेंट जीनस आते हैं वो आते हैं आपके यहाँ पे देखिए, लीशमैनिया, ट्रिपेंजोमा। ये आपके आते हैं फ्लैजिलेट्स के अंदर। और जो अमीबा होता है ये इन्होंने इसमें यहाँ पे दिया नहीं है,
यहाँ पे अमीबा, राइट। तो जो हम जितने भी अमीबा पढ़ते हैं वो सारे इसमें आते हैं अमीबा के अंदर। और जो फ्लैजिलेट्स है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जीनस है उसमें लीशमैनिया, ट्रिपेंजोमा आता है, जियार्डिया आता है, ट्राइकोमोनाज आता है, और पेंट्रा ट्राइकोमोनाज आता है, और आपका डायंटमीबा आता है। तो ये आपको जीनस आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। और ये जीनस डायरेक्टली किस फाइलम के अंदर आते हैं ये याद रखना है। तो फाइलम और मेनली आपको जीनस ये ध्यान रखना है कि किस फाइलम में कौन से जीनस आता है। तो आपका जो एपिकॉम्प्लेक्सिया होता है उसमें मलेरिया वाला ये देखिए, ये जो एपिकॉम्प्लेक्सिया होता है उसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके टॉक्सोप्लाज्मा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, साइक्लोस्पोरा, आइसोस्पोरा, और आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है। नाउ कमिंग टू द माइक्रोस्पोरा, माइक्रोस्पोरा के अंदर आपके ये सारे आते हैं। और ये फाइलम जो है इनके अपने कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, तभी तो ये सारे के सारे इनके अंदर जो कॉमन करेक्टर्स हैं वो अमीबा में आते हैं। अमीबा जो है उसके अंदर स्यूडोपोडिया बना के वो मूव करता है, और जो सीलियोफोरा है वो सीलिया से मूव करते हैं। तो जो फ्लैजिलेट्स हैं वो फ्लैजिला से मूव करते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला होता है। तो इस तरीके से जिनके अंदर एक सेम टाइप का करेक्टरिस्टिक फीचर था उन प्रोटोजोआ को उठा के उन्होंने एक जगह पे ग्रुप कर दिया, ताकि जिनके अंदर फ्लैजिला हो उन्हें आप फ्लैजिलेट्स के अंदर पढ़ सकें। तो इसलिए इनकी ये ग्रुपिंग होती है, जैसे कि आप एक तरीके से क्लासिफिकेशन बोल रहे हैं। Now coming to the next topic. So my cursor is white, so it is always, okay. So now coming to this page, and let me again rotate the page. Yes. अब उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो दिया है 2000 में, मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आप देखें, हायरार्किकल सिस्टम कैन बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड बाय द राइबोन्यूक्लिक। तो यहाँ पे हम मेनली आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंसेस जो हैं इन प्रोटोजोआ के उनको देखते हैं, और कौन किससे कितना मैच करता है, जितना ज़्यादा मैच करेगा उसको उठा के एक ग्रुप के अंदर डाल देंगे। तो विद एडवांस ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स द राइबोसोमल, जो राइबोसोमल आरएनए होता है जिससे राइबोसोम्स बने होते हैं, और जो प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, और उसके बाद में एंड ए न्यू क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डिवाइज्ड। तो एक मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन किया गया किसके बेसिस पे, जो प्रोटोजोआ हैं उनके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोसोमल आरएनए देखा गया, और जो प्रोटीन सीक्वेंसेस थे वो देखे गए कि किस तरीके के प्रोटीन सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, और सीक्वेंसेस जितना ज़्यादा मिलते होते थे उनको एक ग्रुप में डाला। नाउ कमिंग टू द कैवेलियर एंड स्मिथ। ओके, कैवेलियर एंड स्मिथ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये भी एक मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है, कैवेलियर एंड स्मिथ, and it is based on 6 kingdom theory proposed by the Cavalier and Smith in 1998 में एक 6 kingdom theory दी थी, उसी के हिसाब से इन्होंने ये मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन दिया है। और 6 kingdom में आपके आता है बैक्टीरिया, कौन सी 6 kingdom है, प्रोटोजोआ, एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटे एंड क्रोमिस्टा। तो ये 6 kingdom आती हैं, इनके हिसाब से कैवेलियर और स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से। राइट, नाउ द यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, अगर आप देखें जो सिंगल सेल प्रोटोजोआ है, पैरासाइट्स कॉन्स्टिट्यूट 13 फाइला ऑफ द ह्यूमन पैरासाइट। तो ये जो होते हैं इनकी 13 फाइला हैं, फाइलम है ना, उसका प्रोनाउन है आपका फाइला, 13 है तो फाइला, बिलोंग टू 7 phyla which are distributed in 3 kingdoms, protozoa, fungi and chromista। इन 3 के अंदर ये आपके यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ जो हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इस किंगडम में नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिए कि ये प्रोटोजोआ में ही नहीं आते हैं, बल्कि कुछ इसमें से फंजाई में भी बिलोंग करते हैं और कुछ क्रोमिस्टा को भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन इन दिस बुक विल बी अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसमें जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो इसी के हिसाब से पढ़ाई गई है। अब सबसे पहले किंगडम प्रोटोजोआ, क्या क्वालिटीज़ होती हैं इनमें जिन्हें कि हम किंगडम प्रोटोजोआ में डाल देते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं प्रोटोजोआ। दूसरे यूकैरियोटिक होते हैं, फैगोट्रोफिक होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, अपना खाना लाइट से नहीं बना सकते हैं। विदाउट अ सेल वॉल, और इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, प्लांट के ऊपर सेल वॉल होता है, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, पर यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, आर्कीजोआ और प्रोटोजोआ, दो सब किंगडम इनकी हो गई। तो जो आर्कीजोआ है उसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, एग्जिबिटिंग वेरियस प्रोकैरियोटिक फीचर्स इन राइबोसोम एंड ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स। तो इसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनील्स हैं वो नहीं होते हैं, और जो काफ़ी कुछ ये मिलता होता है। तो ये राइबोसोम्स और ट्रांसफर इनका जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो काफ़ी कुछ प्रोकैरियोट से मिलता है। फाइलम मेटामोनिडा और फाइलम पैराबेसेलिया, ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। मेटामोनिडा यूनिसेलुलर इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट्स, इसके अंदर यूनिसेलुलर इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट्स आते हैं 2 to 8 नंबर्स। फ्लैजिला जो होंगे वो इसके अंदर इतने मिलेंगे। पैराबेसेलिया जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेट होते हैं, पर इनके अंदर एक से ज़्यादा या एक न्यूक्लियाई होता है। एंड न्यूमरस फ्लैजिला एंड पैराबेसल बॉडीज़, बहुत सारे इनके अंदर पैराबेसल बॉडीज़ होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ फ्लैजिलेट है, फ्लैजिला है, यहाँ पे बहुत सारी पैराबेसल बॉडीज भी हैं, जिस वजह से इन्होंने नाम दिया है पैराबेसेलिया। राइट, तो ये आपने देखा कि किंगडम प्रोटोजोआ जो होती है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होती है, और उसको फर्दर हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, आर्कीजोआ और प्रोटोजोआ। ठीक है, अब आता है सब किंगडम नियोजोआ, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टिपिकली पोजेसिंग। अब जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनील्स हैं उनको हमने नाम, वो आते हैं नियो, नियो मीन्स न्यू, तो इनके अंदर होते हैं नियोजोआ। फाइलम अमीबोजोआ जो होती है सब किंगडम के अंदर आती है फाइलम अमीबोजोआ। अमीबोजोआ के अंदर क्या मिलते हैं आपको, वो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिसमें कि स्यूडोपोडिया बनता है, यानी कि एक बार बना फिर गायब हो गया, एक बार बना फिर गायब हो गया, और ये काम आता है चलने फिरने के और फीडिंग के, यानी कि खाना खाने के। तो इसके अंदर आपको क्लास मिलती है अमीबी और एंटमीबा। इसके अंदर फ्री लिविंग अमीबा मिलते हैं विद एंड माइटोकॉन्ड्रिया, फ्री लिविंग अमीबा विद माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑब्लिगेट अमीबा विद सेकेंडरी लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें बाद में माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो जाता है। तो इस तरीके से ये अमीबा होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंटमीबा होता है जिसके अंदर बाद में गायब हो जाता है। फाइलम पर्कोलोजोआ, ठीक है, तो ये सारी आपकी हैं। पर्कोलोजोआ जो हैं उनके अंदर क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें कि 1 से 4 टेम्परेरी फ्लैजिला होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, बट लैकिंग गोल्जाई बॉडीज, तो इनके अंदर गोल्जाई बॉडीज नहीं होती। तो जो ऑर्गेनिल्स के अंदर गोल्जाई बॉडीज नहीं होती वो सारे के सारे इन्होंने फाइलम पर्कोलोजोआ में डाल दिए हैं। राइट, पर्कोलोजोआ। Now coming to the Euglenozoa, unicellular organism having 1 to 4 flagella। अब जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं फिर वो यूग्लिनोजोआ में आ गए, जिसमें आपने यूग्लिना पढ़ा होगा। फिर आपका आ गए स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ फाइलम में क्या आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग अपाइकल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इनके अंदर मिलता है इस वाले ग्रुप के अंदर,
स्पोरोजोआ के अंदर एक फीचर होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि बना हुआ होता है पोलर रिंग, रॉप्ट्रीज, माइक्रोनीम्स और कोनोइड, और ये अंदर घुसने के लिए एक तरीके से स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है किसी चीज़ के अंदर जब उसे घुसना हो तो। फाइलम सीलियोफोरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग सीलिया, तो जिनके अंदर सीलिया होते हैं वो आते हैं सीलियोफोरा में as locomotor organ and two nuclei of different size and ploidy, that is macronucleus and micronucleus। एक न्यूक्लियस बड़ा होता है सीलियोफोरा में और एक न्यूक्लियस छोटा होता है। तो ये जो है कुछ कुछ फीचर्स थे, उनके हिसाब से इन्होंने इसको क्लासीफाई किया। पहले आर्किज़ोआ में किया, फिर नियोज़ोआ, राइट। एक बार फिर से देखते हैं, नियोज़ोआ, राइट। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जबकि जो आर्कीज़ोआ है उसके अंदर वो काफ़ी कुछ पैरा प्रोकैरियोट से मिलता जुलता होता है, तो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स इतने नहीं होते हैं, ठीक है। फिर जिनके अंदर ऑर्गेनेल्स भी हैं तो उसमें गोल्जाई बॉडीज़ जिनमें है, जिसमें गोल्जाई बॉडीज़ नहीं है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया बाद में गायब हो जाता है, इस तरीके से देख के उनको ग्रुपिंग कर दी गई है। नाउ कमिंग टू द किंगडम फंजाई, यहाँ पे हम इसलिए फंजाई पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि कुछ हम यहाँ के भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इसमें पढ़ते हैं। तो जो किंगडम फंजाई होती है उसके अंदर क्या खासियत होती है, दैट इट इज़ किंगडम यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग प्लास्टिड। तो ये इनके अंदर ना प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक। तो क्या चीज़ नहीं होती है, प्लास्टिड नहीं होता है फंजाई के अंदर, जो कि होता है किसमें, प्लांट किंगडम में। बट पजेस सेल वॉल, मगर इनके अंदर सेल वॉल होती है जिसके अंदर काइटिन और बीटा ग्लूकन से बनी हुई सेल वॉल होती है। तो आपने देखा था कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट है पर उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जो किंगडम फंजाई है उसके ऊपर सेल वॉल होती है पर उसके अंदर क्या नहीं होता, प्लास्टिड नहीं होता। किंगडम क्रोमिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये भी यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं पर, ठीक है, जो हमारे प्रोटोजोआ नहीं होते हैं। फिलामेंटस और कोलोनियल ऑर्गेनिज्म, सम विद सेकेंडरी लॉस ऑफ प्लास्टिड, बाद में इनमें प्लास्टिड गायब हो जाता है, रहता नहीं है हमेशा। तो ये मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन है जिसमें कि प्रोटोजोआ आता है, 1 minute, I have to connect this charger. Okay, so proto something is going on. So this is the molecular classification. Here you can see protozoa, neozoa और इनके फंजाई एंड क्रोमिस्टा। तो ये जो इन्होंने राइबोन्यूक्लिक एसिड और इस सब को मैच करके जो क्लासिफिकेशन दिया है वो आपका इस तरीके से आता है कि उसमें चार आपकी क्लासेस हैं, प्रोटोजोआ है, फंजाई, क्रोमिस्टा भी इसी के अंदर आता है, ठीक है।
ये है मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन, इसमें एक है प्रोटोजोआ किंगडम, ठीक है, और दूसरी किंगडम जो है वो है आपकी फंजाई और प्रोमिस्टा, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने इसको क्लासिफाई किया है। तो ये सब था आपका प्रोटोजोआ के बारे में कि किस तरीके से जो प्रोटोजोआ हैं वो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, किस तरीके से उनको उनके अंदर क्या उनका फीचर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटोजोआ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, और उसमें जो मेनली आपको याद रखना है वो फाइलम याद रखना है, फाइलम किंगडम याद रखना है, और किंगडम के बाद में आपको अगर आप जनरा याद रखते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें स्पीशीज़ और फिर जनरा ये आपको याद रखना होता है। तो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन चैप्टर। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट प्रोटोजोआ आई थिंक, एंड दैट इज़ अमीबा, ठीक है। अमीबा से हम शुरू करेंगे और इसके अंदर स्यूडोपोडिया वगैरह होते हैं जिसको हम पूरा प्रॉपरली एक एक हेडिंग के हिसाब से लेंगे। तो टिल देन यू टेक good care of yourself and keep reading, keep revising, and we will meet you in the next class. So goodbye. Thank you for watching the video.